जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान स्टडी पर। तो चलिए साथियों, आप सभी के लिए पुनः एक बार केमिस्ट्री महत्वपूर्ण सेशन आ चुका है, ठीक है। और लगातार हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश करिए कि गाइस 40 क्वेश्चनों में जो है 30 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार जो है कैटेगरी वाइज आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट हमने तैयार किया है। तो चलिए आइए सभी साथी इस सेशन में जुड़ जाइएगा और सेशन को शेयर करिएगा। साथियों, अपना टेलीग्राम चैनल समाधान स्टडी नाम से है, तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ लगातार जो है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला गया है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा, बोला गया है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि एंथैल्पी परिवर्तन के लिए सूत्र का चयन आपको करना है। एंथैल्पी परिवर्तन में सूत्र का चयन आपको करना है। अब देखिए क्या होता है। डेल आर एच बराबर अभिकारकों की एंथैल्पी का योग माइनस उत्पादनों की एंथैल्पी का योग, या फिर उत्पादों की एंथैल्पी का योग माइनस अभिकारकों की एंथैल्पी का योग। उत्पादकों की एंथैल्पी का अंतर या फिर अभिकारकों की एंथैल्पी में अंतर, या फिर होगा आपका कि अभिकारकों की एंथैल्पी में अंतर या उत्पादकों की एंथैल्पी में अंतर। देखिए सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राइट आंसर की बात करें तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी में परिवर्तन आपका डेल आर जो है एच होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें उत्पादकों की एंथैल्पी माइनस उसके योग का माइनस अभिकारकों की एंथैल्पी का योग होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आप लोग बता सकते हैं। डेल आर एच डिग्री की इकाई जो होती है किलो जूल पर मोल होती है। एंथैल्पी एक जो है गहन गुण है। जब रासायनिक समीकरण उत्क्रमणीय होता है तो डेल आर एच डिग्री का चिन्ह समान होता है। ये उपरोक्त सभी। तो साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको ध्यान रखना है। क्या, डेल आर एच डिग्री की इकाई किलो जूल पर मोल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंथैल्पी परिवर्तन के क्या उपयोग है। एंथैल्पी परिवर्तन के क्या उपयोग है, ये हमसे बोला गया। तो एंथैल्पी परिवर्तन एक क्या है, उपयोगी राशि होती है। ये क्या होती है, उपयोगी राशि होती है। ये हमें ध्यान रखना है। साथ में इस राशि की जानकारी के लिए आवश्यक है कि जब निकाय तापमान के औद्योगिक जो है रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है, ठंडा करता है। देखिए साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर पर चर्चा करेंगे। तो एंथैल्पी परिवर्तन के जो यूज़ है, उपयोग है, वह नियत तापमान पर एंथैल्पी परिवर्तन औद्योगिक रासायनिक अभिक्रियाओं को नियमित करने के लिए आवश्यक होती है, और यह साम्य स्थिरांक की तापमान पर आपका निर्भरता की गणना के लिए आवश्यक होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। समझ गए, ठीक है साथियों, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर 3 कथन सत्य है, 1 कथन असत्य है। जब अभिक्रिया में सभी पदार्थ उसकी मानक अवस्थाओं में भाग लेते हैं तो अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। विशिष्ट तापमान पर पदार्थ की मानक अवस्था एक बार दाब पर इसकी अशुद्ध अवस्था होती है। ये भी सही है।
ओके, आगे देखिए, 298 केल्विन पर ठोस आयतन की मानक अवस्था एक बार दाब पर शुद्ध आयतन के बराबर होती है क्या? नहीं। सी क्या है? रॉन्ग है। और डी क्या है? आपका मानक परिस्थितियों में संकेत डेल एच की ऊपर की ओर वी या जो है ओ लगाकर दर्शाया जाता है। समझ गए? ऑप्शन सी जो है रॉन्ग है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बर्फ का गलन है, यह एक अवस्था रूपांतरण है, नियत ताप व दाब पर होती है, 373 केल्विन पर संपन्न होती है, या विकल्प ए और बी दोनों ही सही है। तो अवस्था रूपांतरण की ऊर्जा परिवर्तन को, जो इसका उदाहरण क्या है? बर्फ का गलना, मतलब जो आपका डी आंसर है बिल्कुल सही होगा। यह एक अवस्था रूपांतरण है और नियत ताप पर होती है, आपका डी भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। एक मोल ठोस पदार्थ में एंथैल्पी परिवर्तन को मानक अवस्था पर मानक एंथैल्पी को कहा जाता है। तो साथियों, मानक अवस्था को क्या कहेंगे ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करके। देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वापन, वाष्पीकरण, आपका संभवन या फिर आपका गलन। तो क्या कहेंगे साथियों? गलन कहेंगे। ठीक है, चीज़ें अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है साथियों, तो शाम को 7:30 पर आना मत भूलिए। शाम को 7:30 पर हम लोग आपकी लाइव क्लास लेने वाले फिजिक्स की लाइव क्लास शाम को 7:30 पर होगी। आप लोग ज़रूर आइए और एक बार आइए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अपने आप में कितना आपको परिवर्तन महसूस हुआ है और कितना आप लोग सीख पाए हैं। देखिए, अधिक स्थायी अवस्था में तत्वों के द्वारा एक मोल यौगिक के निर्माण की मानक एंथैल्पी परिवर्तन को संयुक्त रूप से कहते हैं संघनन की मानक मोलर एंथैल्पी, संभवन की मानक मोलर एंथैल्पी, संघनन की मोलर एंथैल्पी, या फिर संभवन की मोलर एंथैल्पी। बताइए। तो देखिए, सभी साथी ध्यान दीजिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, और सभी लोगों ने पहले ही कर दिया है क्या कि संभवन की मानक मोलर एंथैल्पी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सभी साथी कर पाए हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अभिक्रिया के लिए सही है? CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जो है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर ये बनने वाला है CaCO3। क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपका ΔRH डिग्री COCO3 का निर्माण की एंथैल्पी नहीं है, आपका जो सही है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो इससे संबंधित नहीं है, मतलब सही आंसर होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला है कि हेन्स नियम आधारित है। क्या बोला है? हेन्स नियम आधारित है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, या फिर सक्रिय द्रव्यमान के नियम पर। तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक अभिक्रिया अनेक क्रमागत पद ABCD में संपन्न होती है। क्रमागत पदों के लिए
एंथैल्पी परिवर्तन का मान P, Q, R तथा S है, यदि B तथा C में एंथैल्पी परिवर्तन का मान कुल एंथैल्पी परिवर्तन T के बराबर होता है, तो निम्न में से कौन सी संकेतिक अभिक्रिया सत्य होगी? तो कौन सी होगी साथियों सत्य? तो ये हो गया आपका Q प्लस R बराबर P प्लस S, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, जो आप सभी लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या बोला गया। हैस की नियत उष्मा योग नियम के लिए सत्य कथन का चयन करिए। तो हैंस के नियम के अनुसार क्या होता है ये आपको पता ही है, ठीक है। तो नोट करिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है कि यदि अभिक्रिया अनेक पद में संपन्न होती है तो मानक अभिक्रिया एंथैल्पी मध्यवर्ती अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी का योग होती है। इसमें एक समान तापमान पर संपूर्ण अभिक्रिया विभाजित हो जाती है। तो नोट करिएगा, आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए? ठीक है, समझ के आपको आगे बढ़ना है साथियों। और सारा जो सेशन है आपका सारा टॉपिक वाइज इस मैंने लाया है, और अभी काफ़ी सारे चीज़ें अभी करवाना है, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा, रेगुलरली बने रहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया साथियों कि एक मोल पदार्थ का एंथैल्पी परिवर्तन जब यह दहन अभिक्रिया देता है वह विशिष्ट ताप पर सभी अभिकारक तथा उत्पाद मानक जो है अवस्थाओं में जो है उपस्थित हो तब क्या होता है? तो दहन की मानक एंथैल्पी की पदार्थ के मोल की एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में परिभाषित हो जाता है यह। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? दहन की मानक एंथैल्पी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दहन अभिक्रियाएं उष्माशोषी प्राकृतिक की जाती है। एक मोल ब्यूटेन के पूर्ण दहन के दौरान 2658 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। या फिर सी की बात करें, शरीर भोजन के परमाणविक क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। उपयुक्त सभी बताइए। देखिए, दहन अभिक्रिया जो होती है प्राकृतिक में ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? प्राकृतिक में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो सत्य की बात करें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, ये ऊष्माशोषी है, जबकि आपका क्षेपी होना था ये सही हो जाता है। समझ गए? तो एक मोल ब्यूटेन के पूर्ण दहन के दौरान 2658 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड के दहन की ऊष्मा -393.5 किलो जूल पर मोल है। कार्बन तथा ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण पर उत्सर्जित ऊष्मा होगी। क्या होगी? तो साथियों इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, क्या होगा? तो ये देखिए, ये जो होगा आपका जो राइट आंसर बन जाएगा, मैं आपको बता दूं, -215। कैसे होगा? तो ये देखिए, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निकालेंगे तो ये 44 ग्राम आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको करेंगे 393.5 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 35.2, इसको सॉल्व करिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में है इसलिए माइनस लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। H2 जो है 2H और
डेल एच बराबर 435 किलो जूल मोल एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, निर्माण की एंथैल्पी या फिर परमाणुवीय एंथैल्पी, बंधन जो है वियोजन एंथैल्पी, बी और सी क्या सही है? तो साथियों आपका जो बी है और आपका सी, क्या परमाणुवीय एंथैल्पी और बंधन वियोजन एंथैल्पी, समझ गए? डी करेक्ट है। बताइए दिए गए अभिक्रिया में क्या होता है? Na जो है आपका परमाणुवीय एंथैल्पी के मान आपको बताना है। तो साथियों ये ऊर्ध्वापन की एंथैल्पी होगी। ये क्या होगी? ऊर्ध्वापन की एंथैल्पी होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा अनुक्रमणीय प्रक्रम है तथा कुछ बाह्य कारकों द्वारा क्रमांक को उत्क्रमणी किया जा सकता है, स्वतः, अस्वतः, परमाणुवीय या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों स्वतः अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक को संपर्क में आने पर अभिकारक तुरंत उत्पन्न होता है। इसके संपर्क में आने से यह तुरंत उत्पन्न हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्वतः हो जाएगा। ओके, चलिए लाइक करते चलिएगा, चीज़ें अच्छी लगे, चीज़ें पसंद आए तो। बोला है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया होती है, क्यों? साथियों आप लोग जानते हैं अपना एक ही काम है कि भाई साहब जो भी पढ़ाए बेस्ट पढ़ाए, बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। देखिए पिछले क्वेश्चन का ही जो है, अभी इसने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला आप लोगों से, क्या होता है, अब उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि यह इससे ही रिलेटेड है। क्या है यह बोला गया है? देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया होती है, क्यों? तो इसका रीज़न की बात करें क्या होगा? दी गई दिशा में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होती है क्योंकि ऊष्मा घटने पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊष्मा के जो है घटने पर संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आपका ग्रेफाइट दिया है और CSO2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि डेल जो है RH दिया है डिग्री बराबर प्लस 128.5 किलो जूल पर मोल उपरोक्त अभिक्रिया होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? आपसे डायरेक्ट बोला गया है। तो यह अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी और स्वतः अभिक्रिया हो जाएगी। समझ गए? सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एक तरफ गैस दिया है और विभाजन हुआ है और गैस भी दिया है। उपरोक्त आरेख में होने वाली प्रक्रिया को पहचानिएगा। ठीक है, 89 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब बताइएगा जरा, दो गैसों का परासरण, दो गैसों का विसरण, दो गैसों का गमन या इनमें से कोई भी नहीं। जब दो गैसों के मध्य भिन्नांक निकाले जाते हैं तो गैस एक दूसरे में विसरित हो जाती है। तो दो गैसों के विसरण से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा गुण प्रक्रम की जो है अवस्था या यादृच्छिक की मात्रा का मापन है? एंट्रपी, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, ये इनमें से कोई नहीं। तो एंट्रपी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? एंट्रपी, इसका ये आंसर करेक्ट होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है कि एंट्रोपी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। एक विलगित निकाय के जो है अवस्था बढ़ाने पर एंट्रोपी कम होती है। एंट्रोपी परिवर्तन अभिकारक से उत्पादन में परमाणुओं या आयनों का एक प्रारूप से अन्य प्रारूप से व्यवस्था क्रम से संबंधित होती है। आपका संरचना में नियमितता घटाने पर एंट्रोपी बढ़ जाती है या गैसीय अवस्था की एंट्रोपी सर्वाधिक होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक विलगित निकाय में अवस्था बढ़ाने पर एंट्रोपी कम हो जाती है। समझ रहे, ये आंसर करेक्ट होगा। एंट्रोपी होती है एक ऊष्मासोपी सिद्धांत पर आधारित होती है, एक अवस्था फलन है, स्वतंत्र पथ है या उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो एंट्रोपी एक ऊष्मागतिकी सिद्धांत है और एंट्रोपी अन्य ऊष्मागतिकी कणों जैसी ऊष्मा जो है ये उपरोक्त सभी होगा। एक ऊष्मागतिकी सिद्धांत है, एक अवस्था फलन है, एक स्वतंत्र पथ है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अच्छा कौन सा कथन सत्य है। जब बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा क्या हो जाती है, उत्सर्जित होती है। तो ये जो एक क्वेश्चन है इसके आंसर आपको दो है। ठीक है, कौन कौन से बता दूं। आपका फर्स्ट आंसर सही है, और जब बंध टूट जाता है तो ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। तो ठीक है, ये आपका ए और बी बोथ इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे आप लोग, दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके एक से अधिक क्वेश्चन आंसर वाले होंगे। ठीक है, वह भी क्रिया जो कि यहाँ पर ए और बी करेक्ट आंसर है, इसके ऑप्शन नहीं दिए है, मैं आपको बता दूँ। ऐसे इसमें भी दूसरे क्वेश्चन में भी यही है। वह के अभिक्रिया जो कि स्वतः प्रक्रम द्वारा संपन्न होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों से गैस वस्तु की ओर होता है। गैसें पर्याप्त आयतन में प्रसारित होती है, या कार्बन में गैसें एक कोने से संकुचित हो जाती है, या कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। क्या होगा? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा, गैसें पर्याप्त आयतन में प्रसारित होती है, साथ में ही यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। सही उत्तर का चयन आपको करना है। क्या करना है? सही उत्तर का चयन करें। देखिएगा, एक ऊष्मागतिकी अवस्था फलन की मात्रा आपको बताना है। ठीक है, एक मात्रा है। ऊष्मा परिवर्तन के निर्धारण के उपयोग में मिलते हैं, जिसका मान पथ से संपन्न होता है। तो ऊष्मागतिकी अवस्था फलन की एक मात्रा है जिसका मान जो है पथ में स्वतंत्र होता है। तो आप बी आंसर करेक्ट है कि इसका मान पथ में स्वतंत्र होता है। ठीक है साथियों, रुद्धोष्म परिस्थितियों में संपन्न होने वाली प्रक्रियाओं के लिए सही स्थिति होगी। क्या होगी सही स्थिति? साथियों, रुद्धोष्म जो है परिस्थितियों की में जो है Q बराबर 0। क्या होगा? Q बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी, ये परिस्थिति सही हो जाएगी। सभी तत्वों की मानक अवस्थाओं में एंथैल्पी होती है। तो क्या होती है एंथैल्पी? आप लोग बता पाएंगे कि यह सभी तत्वों की एंथैल्पी में को मानक अवस्थाओं में शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन में दहन के लिए डेल U डिग्री का मान x किलो जूल पर मोल है, तो जो है डेल H का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो साथियों, इसे नोट करके रखना है। क्या होगा? छोटा होगा डेल U डिग्री से। क्या होगा? मतलब आपका ये बड़ा ही होगा। कौन सा? डेल U डिग्री किससे? आपका डेल H डिग्री से, इस तरीके से। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 298 केल्विन ताप पर मेथेन ग्रेफाइट तथा डाई हाइड्रोजन की दहन एंथैल्पी का मान क्रमशः 890 -890.3 किलो जूल मोल है, तो 393.5 किलो जूल मोल तथा -285.8 किलो जूल मोल है, तो आपका CH4 के निर्माण की एंथैल्पी होगी। तो आप लोग जो है ये आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नए सिरे से नेक्स्ट क्लास में। जो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको पता है प्रतिदिन आपको क्लासेस मिल रही है और बेनिफिट आपको मिलेगा कि लगातार टॉपिक वाइज क्लास है और बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। कल एक नया टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।